नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर हम देखते हैं मार्केट को डेली, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है एफआईज डीआईज का। और एफआईज का तो डेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग जनरली उनकी बाइंग और सेलिंग में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि एफआईज ने आज बाय किया या सेल किया, और अगर बाय किया तो क्या बाय किया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। एफआईज के जो कंपनी स्पेसिफिक बाय होते हैं, वो अगर ब्लॉक डील, बल्क डील के थ्रू होता है तो वो एक्सचेंज को वो इन्फॉर्म कर ही देते हैं। लेकिन अगर उनकी डेली की बाइंग देखें तो पता नहीं चलती है। तो सेक्टोरल हमें जो डेटा मिला उसको हमने बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सेक्टर्स में उनकी खरीदारी देखने के लिए मिली मार्च महीने में। और ख़ास तौर से उसको भी दो हिस्सों में बांट लिया कि एक से 15 मार्च और दूसरा 16 से 31 मार्च। इन दोनों ही डेटा का एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी। शरद सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड कंडक्टिंग दिस शो। बहुत अच्छा शो है आपका ये, इसलिए मैंने इसके लिए समय निकाला। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट। थैंक यू वेरी मच सर। आपका जो ये स्टेटमेंट है, इससे हमें एनर्जी ज़रूर मिलती है और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये जो जानकारी होगी ये पसंद आएगी और उनके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में महत्वपूर्ण योगदान भी देगी। चलिए पहले डेटा देख लेते हैं कि एफआईज ने मार्च महीने में कितनी खरीदारी की और कहां कहां पर की और किन सेक्टर्स में उन्होंने बिकवाली की है। तो अगर एफआईज की बाइंग का ट्रेंड देखें, एफआईज ने 1 से लेकर 15 मार्च तक टेलीकॉम में अच्छी खासी बाइंग की, एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छी बाइंग की, रियल एस्टेट में भी, कैपिटल गुड्स में भी अच्छी बाइंग की, बीएफएसआई, ऑटो और कंस्ट्रक्शन, इन सभी सेक्टर्स में एफआईज ने अच्छी बाइंग की। लेकिन 16 से 31 मार्च के बीच में, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च, उसमें कुछ ट्रेंड रिवर्सल भी होता हुआ दिखाई दिया। टेलीकॉम में नहीं था, तो कुल मिलाकर 1319 करोड़ की बाइंग उन्होंने उन 15 दिन में भी की। तो जो टोटल बाय एफआईज की हो गई टेलीकॉम सेक्टर में, वो 7,967 करोड़ रुपए हो गई। एफएमसीजी सेक्टर में लेकिन उन्होंने 16 से 31 मार्च के बीच में बड़ी सेलिंग भी की। तो आज काफ़ी कुछ हद तक ये इस तरह की खबरें थी कि एफआईज ने एफएमसीजी सेक्टर में बड़ी बिकवाली की है। लेकिन हम जब डेटा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस डेटा को गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं पहले अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली वाली ही शीट को दिखाएं। पहली वाली शीट में अगर देखें तो एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पर 4,939 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग देखने के लिए मिली 16 से 31 मार्च के बीच में। यानी कि जो नेट बाइंग थी उनकी मार्च महीने में, उसके बावजूद भी 6,241 करोड़ की थी। अब मॉनसून अच्छा आएगा तो एफएमसीजी सेक्टर पर भी हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिए। रियल एस्टेट सेक्टर में दोनों ही फोर्टनाइट में एफआईज ने खरीदारी की। कैपिटल गुड्स में भी ऐसा ही हाल रहा। बीएफएसआई सेगमेंट यानी कि बैंकिंग सेक्टर में पहले 15 दिन तो एफआईज ने खरीदारी की, लेकिन दूसरे 15 दिन मार्च के 1900 करोड़ की सेलिंग कर डाली। तब भी उसके बावजूद 3465 करोड़ रुपए की उनकी नेट बाय देखने के लिए मिली मार्च महीने में बैंकिंग स्पेस में। ऑटो सेक्टर में भी कुछ इसी तरह का हाल देखने के लिए मिला। पहले 15 दिन में अच्छी खरीदारी, लेकिन दूसरे 15 दिन में उनकी 2000 करोड़ की सेलिंग। तब भी उसके बावजूद नेट में उनकी बाइंग 1882 करोड़ रुपए की रही। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 633 करोड़ रुपए की छोटी सी बाइंग पहले 15 दिन में और दूसरे 15 दिन में 173 करोड़ की बाइंग, तो कुल मिलाकर 806 करोड़ की बाइंग देखने के लिए मिली। एक बार सेलिंग का डेटा भी देख लेते हैं कि सेलिंग कहां पर की एफआईज ने। ऑयल एंड गैस सेक्टर में दोनों ही फोर्टनाइट में एफआईज ने सेलिंग की है। 1110 करोड़ की सेलिंग ऑयल एंड गैस में पहले 15 दिन में की, बाद के 15 दिन में 1169 करोड़ की, तो कुल सेलिंग उनकी 2279 करोड़ रुपए की हो गई। आईटी सेक्टर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1100 करोड़ और 555 करोड़, तो कुल मिलाकर 1659 करोड़ की सेलिंग। कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सुन रहे थे कि गर्मी बहुत आएगी और हमने देखा भी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर भी चलते हुए दिखाई दिए, वोल्टास, हिताची, ब्लू स्टार, और उनमें वहाँ पर वो सेलिंग कर रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, 1342 करोड़ की सेलिंग। चलिए अब इन सभी सेक्टर पर एफआईज की जो बाइंग सेलिंग हुई है उस पर एक व्यू ले लेते हैं। शरद सर, पहले मैं टेलीकॉम सेक्टर पर आऊंगा, जहां पर उन्होंने दोनों ही फोर्टनाइट में अच्छी बाइंग की है और कुल मिलाकर 7,967 करोड़ की बाइंग। सर, टेलीकॉम में तो कंपनियां भी ज़्यादा नहीं हैं और आइडिया का एफपीओ आ रहा है। एफपीओ में ही वो डाल देंगे पैसा, तो मार्केट से तो शायद देने की उन्हें ज़रूरत ना हो। और टेलीकॉम में दो कंपनियां बसती हैं, एक भारती, दूसरा रिलायंस। अगर टेलीकॉम से जुड़ी हुई एंसिलरी कंपनीज होंगी तो उसकी लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है।
क्या लगता है सर, कहां पे बाइंग की गई होगी या कहां पे आपको डेटा अच्छा लग रहा है? देखिए, अगर आप एफपीओ देखें आइडिया का, तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली डेट रिडक्शन के लिए, जैसे हम जानते हैं कि एफपीओ दो ही पर्पजेस के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं या तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहीं होंगे या कहीं ना कहीं डेट रिडक्शन होगा बुक्स में, तो डेट रिडक्शन के लिए कहीं ना कहीं इसका यूसेज होगा। और अगर आप देखें तो ये पूरे सेगमेंट में अगर इंडस टावर को देखें व्यक्ति, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। मैं आपने बोला तो मैंने एक बार सामने देखना शुरू किया, तो मुझे इंडस टावर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एफएनओ का स्टॉक है, अगर आप देखें तो ये, अगर आप लंबे चार्ट देखें विवेक जी, तो जो फरवरी 19 में इसका, फरवरी 19 और इसके बाद अक्टूबर 21 और अब ये अप्रैल 24, तो मतलब 19 के बाद देखें तो ये जिस जोन पे ट्रेड कर रहा है 328 330, ये वही जोन है जो तीसरी बार ये ट्रिपल टॉप यहाँ पर बनाता हुआ दिख रहा है। तो या तो ये गिर जाएगा यहाँ से, अगर ये नहीं गिरा विवेक जी, तो आप ये मान लीजिए कि ऊपर की तरफ करीब इसके अंदर से मुझे दिख रहा है 65 और 15, मतलब 80 रुपए का मूव मुझे और यहाँ से दिख रहा है। करीब 415 रुपए का मूव मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो आप ये देखें कि करीब करीब यहाँ से 15-25% का हम मुझे और अपसाइड मूव इसके अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक बार जरूर ध्यान रखा जा सकता है, जबकि कहीं ना कहीं ग्लोबल ब्रोकरेजेस इसके अंदर थोड़ा सा बैरिश है, बट मुझे लगता है कि उससे कुछ खास असर नहीं पड़ता। पहले भी हमने देखा कि जब कभी ग्लोबल ब्रोकरेजेस हिस्टोरिकली पिछले कई एक सालों में, कि जब कभी ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है तो स्टॉक के अंदर उसके बाद भी मार्केट पार्टिसिपेंट ने उस इनहेरेंट ट्रेंड को छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी हो सकता है इंडस टावर में बड़ा मूव बना रहे। तो 415 रुपए तक के अभी जिस लेवल पे है विवेक जी, अगर इसको सस्टेन कर जाता है, इस 330 के भाव को ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, चूंकि निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पर है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है, अगर यहाँ सपोर्ट आ जाता है तो ये बहुत अच्छा, मुझे लगता है इंडस टावर के लिए काफी अच्छा होगा। और ये हो सकता है 415 और आगे अगर उसके ऊपर जाता है तो 480 तक के भी भाव अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी जा सकता है। बिल्कुल। और 252 रुपये से शेयर चलना शुरू हुआ था मार्च में, और 292 तक गया, और अब 327 के करीब आ चुका है। और अभी भी सर को लगता है कि एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा इस काउंटर पर। यहाँ पर अभी भी करीब 90 से 100 रुपये तो एटलीस्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं सर, एफएमसीजी सेक्टर, जहाँ पर कि बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बना सर। 11,180 करोड़ की बाइंग पहले फोर्टनाइट में करते हैं एफआईज, बहुत एग्रेसिव बाइंग देखने के लिए मिली, लेकिन उतनी ही एग्रेसिव सेलिंग भी देखने के लिए मिली सेकेंड हाफ में। क्या लगता है सर, कहाँ बाइंग सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली होगी, क्या कहते हैं डेटा सर? देखिए, अगर आप देखें तो मैं 3-4 स्टॉक इसके अंदर देख रहा था, जहां पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग हो सकती है, जहां पर एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स। आप देखिए तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था इस कंपनी के अंदर, एक कहीं ना कहीं इसके मार्जिन्स पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ा था। जिस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिकली ये बहुत अच्छा एग्जांपल रहा है, क्योंकि डिमांड इसका बहुत ही सेक्टोसेंट रहा है, बट जिस तरह से हमने देखा कि ऑनलाइन फूड एप्स ने पिकअप करना शुरू किया, कहीं ना कहीं जुबिलेंट फूड को उसका नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। और अब आप देखिए तो इसने बेस जो बनाया विवेक जी 426 रुपए के आसपास बनाया है, जो अगर आप देखें तो करीब करीब जनवरी 23 के बाद और इससे पहले अक्टूबर 20 के बाद ये एक इसका नीचे की तरफ जोन था, जहां पर हमेशा इसने सपोर्ट लिया है। उसी लेवल पे दोबारा इसने सपोर्ट लिया है। तो ये पूरा महीना अप्रैल, मुझे लगता है अगर ये 480 रुपए, अभी इसका भाव 461 है विवेक जी, 461, जी, अगर 480 के ऊपर क्लोज होता है अप्रैल में, अगर अभी कोई खरीदता है बिल्कुल खरीद सकता है। स्टॉप लॉस पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉप लॉस कहीं 430 के आसपास आएगा। और नीचे की तरफ चूंकि काफी डीप स्टॉप लॉस है, तो ये मंथ का ही लो स्टॉप लॉस रख लें। अगर वो समवेयर आता है 445 के आसपास, चलिए 445 का स्टॉप लॉस रख लीजिए जो इस मंथ का लो है। और अगर 480 के ऊपर जी क्लोज हो जाता है तो ये 515 बिल्कुल जाएगा। तो जुबिलेंट फूड के अंदर जरूर ध्यान रखना चाहिए, पहला स्टॉक है जहां पर कि खरीद सकते हैं 445 पे स्टॉप लॉस रख करके 515 के टारगेट के लिए। दूसरा है बाटा इंडिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है नीचे के लेवल पर करीब 1390 के जोन में, और इसके बाद नीचे 1345 से 1390 के जोन में कंसोलिडेट करने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इसको बिल्कुल विवेक जी यहाँ पर भी ध्यान दिया जा सकता है। करीब स्टॉप लॉस बनता है करीब इसका 1340 के आसपास। मुझे लगता है पोजिशनली अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, सस्टेन करता है, तो 1520 तक के भी भाव यहाँ देख सकते हैं। ये वो लेवल, ये वो स्टॉक्स है विवेक जी जहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है।
क्योंकि जब कभी आप मुझे मौका देते हैं स्टॉक्स डिस्कस करने का, मैं कोशिश करता हूं ऐसे स्टॉक्स लेकर के आऊं जहां रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल हो। तो ये एक ऐसा दूसरा बाटा इंडिया जहां जी 1520 तक जा सकता है। जी सर, दूसरा काउंटर सर, जुबिलेंट फूड में 480 का टारगेट और 515 के दो टारगेट दिए हैं आपने, और स्टॉप लॉस 445 का दिया है। अब दूसरा काउंटर सर। दूसरा काउंटर विवेक जी, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखिए आप, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट आई है। हमें यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। एक अच्छा कंपटीशन रहा है बाटा को लेटली दूसरे प्लेयर्स से, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसके अंदर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं लेटली अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला है। उसका असर पड़ा है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखें तो पिछले आप देखें तो समवेयर अराउंड मार्च के बाद, मार्च 22 के बाद आप देखिए तो पिछले 4 एक क्वार्टर्स में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास करीब 2200 रुपए के आसपास से गिरते हुए 1387 के जोन में आकर के खड़ा हो गया। ये वो जोन है विवेक जी जहां पहले भी एक बार आ चुका है। ये करीब 1388 के जोन में पहले भी एक बार जनवरी 23 में, इससे पहले करीब करीब अगस्त 20 के आसपास ट्रेड कर चुका है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, मुझे लगता है बिल्कुल इसको ले सकते हैं। 1387 का भाव है, छोटा स्टॉप लॉस रखे 1340 का। मुझे लगता है 1500 तक के भाव यहाँ खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक चीज विवेक जी जरूर मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, निफ्टी में अभी जो एफआईआई का लॉन्ग परसेंटेज है इंडेक्स में, वो समवेयर अराउंड 58% है, जी और ये लास्ट टाइम 72% तक गया था। तो मुझे लगता है कि एक बार बुलिश मूव बने रहना चाहिए। जहां पर खड़े हैं आप 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो नहीं टूटना चाहिए बस। 22,500 का लेवल, थोड़ा भी गैप अप ओपनिंग मंडे होती तो सारे स्टॉक आपको अच्छी तरह से चलते दिखाई देंगे, आपको एक अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। तीसरा स्टॉक एक बार और मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो टाटा कंज्यूमर। ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका है। तो बेस थोड़ा नीचे है इसका, 1000 रुपए के आसपास, करीब 1033 के आसपास बेस है। फिर भी मैं एक छोटा स्टॉप लॉस देता हूँ। मुझे लगता है 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 1150 विवेक जी बहुत आराम से 1300-1350 तक के भाव आपको 1 से 2 क्वार्टर में दिखा सकता है। तो तीन मेरे पोजीशन, मेरे इसमें रिकमेंडेशन हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बाटा इंडिया और तीसरा टाटा कंज्यूमर। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप टाटा कंज्यूमर को अवॉइड कर सकते हैं, जुबिलेंट फूड और बाटा को कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जुबिलेंट और बाटा को आप कंसीडर कर लीजिए, और टाटा कंज्यूमर यहाँ पर आपकी ये ऑप्शनल पिक है कि आपको करना है या नहीं करना है। बाकी ये सर ने 3 काउंटर दे दिए हैं। जुबिलेंट फूड जिसमें कि स्टॉप लॉस 445 का, टारगेट 480 और दूसरा टारगेट 515। दूसरा जो काउंटर दिया सर ने बाटा का, बाटा में 1340 का स्टॉप लॉस और 1520 के टारगेट्स। टाटा कंज्यूमर 1100 रुपये के करीब के स्टॉप लॉस लगाकर रखने हैं, 13 से 1350 रुपये के बीच में टारगेट्स रखने हैं। सर तीसरा सेक्टर रियल इस्टेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 4000 करोड़ की बाइंग, मोर देन 4000 करोड़ एफआईज ने बाय किया पहली फोर्टनाइट में मार्च की। सेकेंड फोर्टनाइट में उन्होंने 846 करोड़ की बाइंग की, तो कुल मिलाकर 4877 करोड़ की बाइंग उन्होंने मार्च मंथ में कर डाली। जबकि एफआईज की टोटल बाइंग मार्च महीने में कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई थी सर। टोटल बाइंग उनकी 3500-3600 करोड़ के आसपास थी। उसमें से अगर सेलिंग हटा दें तो जो मेजर बाइंग आई है वो इन्हीं कुछ सेक्टर्स में चली गई है। रियल इस्टेट में कहाँ पर सर लगता है कि आपको बाइंग गई होगी और कहाँ पर अभी भी मौके हैं? देखिए ऐसा है कि एक मैं जब विवेक जी रियल एस्टेट में स्टॉक ढूंढने निकला, मैं देख रहा हूँ आपसे बात करते करते मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे कभी कोई स्टॉक ऐसा दिखा नहीं जहां पर कि मुझे ऐसा लगे जो कि एक छोटा रिस्क रिवॉर्ड मिले। ओके। लेकिन एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट कभी भी मंथली चार्ट पे या बड़े लेवल्स पे आता है तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके। अगर आप देखेंगे तो करीब इसका हाई बना था नवंबर 21 में, जो 2540 रुपए के आसपास था। उसको उसने तोड़ा इस महीने में। अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर मंथ में ये 2670 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अरे बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब एक डिफरेंट प्राइस जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, एक डिफरेंट प्राइस वॉल्यूम एरिया बनाएगा। और इसका अगर मैं लेवल प्रोजेक्ट कर पाऊं विवेक जी, तो समवेयर अराउंड 3200 से 3250 तो अभी का मुझे दिखता है। करीब 2 से 3 क्वार्टर इसको देने चाहिए। थोड़ा नॉइज रह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल पकड़ना चाहिए। अब अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस के थ्रू करना चाहेंगे। तो जो इसका ब्रेकआउट आया इस वीक का, पर्टिकुलर वीक का, वो आया 2560 के आसपास विवेक जी। उसी को पकड़ लीजिए, वही स्टॉप लॉस बनता है 2560। एक थ्रोबैक आ सकता है क्योंकि कई बार थ्रोबैक्स आते हैं, लेकिन 2560 का स्टॉप लॉस रखें सर। 3250 के टारगेट के लिए करीब 2 से 3 क्वार्टर जरूर है।
बिल्कुल। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यही एकमात्र काउंटर है जो कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर लग रहा है सर को, और 3200 से 3250 के टारगेट्स और 2560 का स्टॉप लॉस। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं सर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, जहां पर कि हमने देखा 2838 करोड़ की बाइंग एफआईज ने एग्रेसिव बाइंग की पहले सेक्शन में, पहली फोर्टनाइट में, और दूसरी फोर्टनाइट में भी बाइंग की है उन्होंने 951 करोड़ रुपए की। तो कुल बाइंग उनकी 3789 करोड़ रुपए की बैठती है इस पूरे मंथ में। सर कैसे देखें कैपिटल गुड्स सेक्टर को? चले तो काफ़ी हैं शेयर इसके। बहुत चला विवेक जी, एबीबी वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेरे 45 रुपए के भाव पर, और बड़ा मूव आया है। और जो बाजार है, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, जिस तरह का मार्केट अभी है, जिस जगह पर, जिस जंक्चर पे हम लोग हैं, वहां जिन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आ चुका है, वहां पर ऑलरेडी अगर आप हैं, आपने पैसा बना लिया है, तो आई थिंक थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट बुकिंग को। और यहाँ पर एक स्टॉक जरूर बड़ा इंटरेस्टिंग विवेक जी मैं देख रहा था, वो है क्रॉम्पटन। अगर आप क्रॉम्पटन को देखेंगे तो इस महीने जब मैं देख रहा हूँ कि तो ये ऑलरेडी इसने क्या किया है कि मार्च के लेवल को ऑलरेडी एक जिसको हम लोग कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, वैसा कुछ इसने देने का कोशिश किया है। पियर्सिंग पैटर्न बना है ऊपर की तरफ, पियर्सिंग बुलिश पैटर्न बना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में इसको। मुझे लगता है कि शायद 320 रुपए के भाव तो अभी ट्रेडिंग में ही इसमें खुल जाने चाहिए, लेकिन पोजिशनली करीब करीब आप मान लें कि 360 तक के भाव विवेक जी इसके अंदर खुल सकते हैं। ये करीब करीब आप माने तो जनवरी 23 के बाद, जून 23 के बाद से मतलब 3 एक क्वार्टर से कंसोलिडेट कर रहा है एक जोन में, जो जोन है करीब 260 से लेकर के 300 रुपए की। इसको तोड़ सकता है विवेक जी। इसका रेजिस्टेंस 320 के पास आता है, मान के चलिए 320 तो इसमें आएगा ही आएगा। थोड़ा भी निफ्टी में रहता है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। फिर मैं रिट्रेट करना चाहूंगा, मैं वही स्टॉक शेयर कर रहा हूँ जहां रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। सर ये अगर आप जो देखें आपने काउंटर बताया, इस काउंटर का नाम एक बार बता दीजिए। क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ओके जी, या क्रॉम्पटन राइट। ग्रीव्स कंज्यूमर, श्योर। या क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूम। सो ये करीब करीब आप देखें 320 आप मान लेंगे इसके अंदर बिल्कुल एक व्यू बनता है। 320 के अंदर इसके के ऊपर इसमें एक बड़ा मूव आएगा विवेक जी, जो इसको करीब करीब 360 से 380 तक के भाव पर भी लेकर के जाएगा। तो एक छोटा स्टॉप लॉस रखें, वो आएगा 298 का भाव है। पोजिशनली 280 के पास अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए, और मुझे लगता है थोड़ा इसको समय दीजिए। ये आपको पहले 320 तक लेकर के जाएगा, इसके बाद अगर वहां पर एक बार कुछ कंसोलिडेशन रहता है तो ऊपर की तरफ 360 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं जी। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, ये एक काउंटर जो कि कैपिटल गुड्स में अगर आपको टॉप पिक में रखना है, एफआईज के साथ चलना चाहते हैं, एफआईज जिस पर्टिकुलर सेक्टर पर बुलिश हैं और जहां पर ख़रीदारी कर रहे हैं, वहां पर अगर आप कोई शेयर चुनना चाहते हैं तो उसमें क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स भी जोड़ सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें कि हमने देखा कि पहले फोर्टनाइट में एफआईज ने करीब 5365 करोड़ की बाइंग की, लेकिन बाद के 15 दिनों में 16 से 31 मार्च के बीच में उन्होंने 1900 करोड़ की सेलिंग भी की। लेकिन अगर हम मार्च महीने में ओवरऑल देखें तो 3465 करोड़ की बाइंग एफआईज की देखने के लिए मिली। शरद सर, कोई काउंटर लग रहा है आपको बीएफएसआई स्पेस में या बैंकिंग स्पेस में, एनबीएफसी स्पेस में, कि कोई अच्छा है? देखिए, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं काफी मूव आ चुके हैं विवेक जी। बहुत इतना ऑलरेडी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो मैं वहां देख पा रहा हूँ, वहां देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहां थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभी एक रूम है, हेडरूम है, थोड़ा बहुत। बहुत बड़ा तो कोई मूव नहीं पॉसिबल है, बट मुझे लगता है एक थोड़ा बहुत हेडरूम है। तो 2 स्टॉक्स यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा। एक फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक में एक अच्छा मूव बना है विवेक जी। बहुत लंबी कॉल नहीं है, मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, पोजिशनल कॉल नहीं है, लेकिन ये कि कुछ एक वीक्स तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसका भाव भी 155 है। एक छोटा स्टॉप लॉस आप रखें नीचे की तरफ करीब 150 के आसपास। मुझे लगता है कि ये करीब करीब 165 और हो सकता है 180 तक के भाव भी दिखाए। इसमें बहुत अच्छा रिग्रेशन चैनल, एक पॉजिटिव रिग्रेशन चैनल बना हुआ है ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पर, और बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। अभी इसमें मीन रिवर्जन होने की मुझे लगता है काफी उम्मीद है, और ये करीब करीब इसको लेकर के जाएगा 165 पहला टारगेट और 180 का दूसरा टारगेट। आप 150 के स्टॉप लॉस से बने रहें। दूसरा है, अगर आप देखें आईडीएफसी, आईडीएफसी में देखें, अगर आप पोजिशनली भी देखें तो एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है विवेक जी। बहुत ओवर प्राइस स्टॉक है, बट मुझे लगता है 123 रुपए के भाव पर अभी भी इसके अंदर थोड़ा हेडरूम बचा है। तो इसका जो अभी जो लेटेस्ट इसका हाई बना था सितंबर 23 वो 137 140 के आसपास था।
तो मुझे लगता है कि ये उस जगह पे बिल्कुल जा सकता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो अभी 123 रुपए का भाव है, आप 118 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें, 137 से 140 के टारगेट के लिए इसमें आप बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर 118 के स्टॉप लॉस और 137 से 40 के टारगेट आईडीएफसी लिमिटेड में। फेडरल बैंक में सर की कॉल है, 150 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा कर रखना है, 165 रुपये का एक टारगेट रख सकते हैं। अगर ये उसको भी पार करता है तो 180 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है सर, हर कोई यूज़ करता है ऑन ए डेली बेसिस, ऑटो सेक्टर। 3967 करोड़ की बाइंग पहली फोर्टनाइट में, दूसरी फोर्टनाइट में 2085 करोड़ की सेलिंग, नेट में बाइंग आ गई 1882 करोड़ रुपए की। कोई पर्टिकुलर काउंटर लगता है सर? सारे ऑटो काउंटर तो लाइफ टाइम हाई की तरफ चल रहे हैं, अभी टाटा मोटर, मारुति, कोई लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बेहतर है? देखिए, एक दो स्टॉक मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैलेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है कंपनी के अंदर, एक सी चेंज आने वाला है, उस स्टॉक को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहला स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा बाल्किस इंडस्ट्री। अगर ओके। आप देखेंगे तो अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखेंगे तो करीब 2393 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बेस इसने बनाया है, कहाँ बनाया है? करीब 2180 2200 के जोन में एक डिसेंट बेस इसने बनाया है। मुझे लगता है कि एक इसके अंदर एक अपमूव बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसके अंदर। पोजिशनली आप देखें तो सारे ही ऑटो स्टॉक्स अच्छा चले हैं। यहाँ पर आप देखें तो 2600 रुपए का भाव विवेक जी मुझे लगता है कि शायद जा सकता है। एक बार स्टॉप लॉस रखिए, 2393 का भाव है, 2300 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए, 2600 का पहला टारगेट, 2800 का दूसरा टारगेट। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बुलिश व्यू बिल्कुल बन सकता है, एक ट्रैक्शन बन रहा है लगातार। इस स्टॉक ने करीब फरवरी 22 के बाद एक हायर हाई बड़े चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर बनाया है। ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, 2800 तक का लेवल है। दूसरा एक स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री। ओके। जिस तरह का मूव इसमें आया है इस महीने गिवन मंथ में, एक नया प्राइस वैल्यू एरिया में स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, आप देखिए तो करीब 300 रुपए से 400 रुपए, एक डिसेंट 100 रुपए का मूव आ चुका है। लेकिन ये स्टोरी किनके लिए बनती है? मुझे लगता है कि शायद जो कम से कम 3 साल होल्ड करना चाहें वो इस स्टॉक के अंदर एंटर हो सकते हैं। मुझे लगता है पोजिशनली एक बड़ा चेंज इसके अंदर आया ये विवेक जी, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, ये सबसे बड़ा मंथली गेन है इस कंपनी के लिए। शायद कई महीनों का गेन इस कंपनी ने एक बार में स्टॉक प्राइस में दिखाया है। मतलब कुछ नया इस कंपनी के अंदर हुआ है, वो जरूर हम लोग कभी ना कभी फंडामेंटल्स के चेक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी में स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया है। शायद अगर 3 साल का समय दिया जाए तो ये स्टॉक 1000 रुपए के लेवल पर भी शायद जाने की ताकत यहाँ से रखेगा। जिस तरह का इसके अंदर ब्रेकआउट आया, ये बहुत ही इंकरेजिंग और इंटरेस्टिंग। जी सर, तो कितना टारगेट और स्टॉप लॉसेज रखें इसमें? तो सर कम से कम 3 साल का व्यू रखें इसमें विवेक जी। अगर बिल्कुल। 3 साल का व्यू रखें तो 1000 रुपए का टारगेट है, और आप ओके। स्टॉप लॉस इसका 350 के आसपास रखें। ये तो बड़ी अच्छी कॉल हो गई सर। ये तो जो लोग इसको फंडामेंटली देख रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कॉल हो गई है। और इसमें एक खबर भी आई थी, इवन मैं देख रहा था कि इन्होंने किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट किया है सोलर पावर जनरेशन के लिए। 2 दिन पहले ही आई थी खबर, जिसकी वजह से इस काउंटर पर इस तरह का सर्च देखने के लिए मिला। एनीवेज, लेकिन सर ने जो टारगेट्स दिए हैं वो लगभग 2.5 से 3 गुना के हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट। इसमें मैं जी सर। ऐड करना चाहता हूँ कि एक सोलर पावर कंपनी है, उसमें करीब 26% का स्टेक एक्साइड ने लिया है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में जब जिस तरह से ईवी का मार्केट डेवलप हो रहा है, ये पर्टिकुलर कंपनी में हो सकता है कहीं ना कहीं हमको एक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन देखने को मिले, टॉप लाइन में और मार्जिन्स में एक एक्सपेंशन देखने को मिले, और शायद उसी को स्टॉक प्राइसेस डिस्काउंट करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये 1000 रुपए के भाव तक अगले 3 साल में जा सकता है, एक मल्टी बैगर हो सकता है, और इसको 350 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। बिल्कुल। ये कंपनी का नाम है क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशन, और इसमें इनकी जो सब्सिडरी है, जो इन्होंने एसपीवी बनाया, उसका नाम है क्लीन मैक्स आर्केडिया, जिसमें एक्साइड ने 26% स्टेक लिया है, और एक छोटे से स्टेक ने कंपनी के ज़बरदस्त फॉर्च्यून चेंज किए हैं। यहाँ पर अब अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर सर।
यहाँ पर बाइंग छोटी है, चूंकि रियल इस्टेट के साथ भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन इसको इसलिए अलग तरीके से लिखा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सर कुछ इंफ्रा की कंपनियां भी जुड़ सकती हैं, सीमेंट की भी जुड़ सकती हैं। हालांकि सीमेंट का डेटा नहीं मिलता है एफआईज के। तो बताइए सर, कौन सी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी या सीमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां आपको ठीक लग रही हैं? 806 करोड़ की बाइंग की है एफआईज ने। देखिए विवेक जी, यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आपको आपको बोलना चाहूंगा। देखिए अगर आप पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन को देखें तो एक स्टॉक मुझे इस सेगमेंट में ओवरऑल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वो एयरपोर्ट इंफ्रा में मुझे पसंद आता है, वो मैं लगातार कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, वो जेएमआर एयरपोर्ट। देखिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जिस तरह से देखिए हम एयरपोर्ट एक्सपेंशन अक्रॉस द कंट्री देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव रहा है। एक बड़ा मूव स्टॉक में 40 रुपए के भाव से हमें अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रैक्शन स्टॉक के अंदर में दिखाई दिया है। ये मार्च 23 के आसपास 40 रुपए का हुआ करता था, और अगर आप पिछले 4 एक क्वार्टर में देखें तो एक जी 83 रुपए का भाव इसके अंदर दिखाई दिया, डबल हो गया स्टॉक। और अभी भी काफी इसके अंदर स्ट्रेंथ बाकी है। मुझे लगता है कि जिस ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 120 के भाव विवेक जी पहले भी मैंने दिए हैं। मैंने 60-65 का पर, अगर आपको याद हो तो आपसे इंटरेक्शन में मैंने 60-65 रुपए के भाव पर इसको दिया था। 85 रुपए 120 रुपए के टारगेट दिए थे। अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ बाकी है, बने रहना चाहिए। फंडामेंटली कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं दिखाती। 71 पर स्टॉप लॉस रखें विवेक जी, 4-5 क्वार्टर का व्यू रखें, 120 रुपए तक के भाव आपको बिल्कुल ये स्टॉक दिखाएगा। दूसरा, अगर आप अंबुजा सीमेंट को देखें विवेक जी, ये सीमेंट के सेक्टर में मुझे स्टॉक काफी पसंद है। एक बड़ा प्राइस एक्शन ऑलरेडी इसके अंदर बना है। इसने भी अपने ऑल टाइम हाई का लेवल को ब्रेकआउट दिया, 595 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आउटराइट परचेस करने को मना करूंगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गिरे। ये स्टॉक करीब आपको अगर 550 की जोन में मिले तो बिंदास आप खरीदें। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा करेक्शन आता है। मुझे लगता है कि अगर आप 4-5 क्वार्टर का समय देंगे विवेक जी, तो करीब 750 रुपए तक जाने की बिल्कुल कुव्वत रखता है। उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। तो अंबुजा सीमेंट ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बैट बन गई, क्योंकि ये जनरली एनालिस्ट कम कॉल देते हैं इस तरह की कि अभी चला हुआ शेयर है, गिरेगा तो 550 के आसपास खरीदना और 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, और 3-4 क्वार्टर के लिए रखना है हमें, और 750 रुपये तक के टारगेट्स। तो यहाँ पर हमें इंफ्रा स्पेस में दो कंपनियाँ मिली, एक जीएमआर एयरपोर्ट जहाँ पर कि 120 रुपये का टारगेट विद इन स्टॉप लॉस ऑफ 71, और अंबुजा सीमेंट जहाँ पर कि बाय ऑन डिक्लाइंस एट 550 यू कैन बाय एंड 500 का स्टॉप लॉस, और आपको टारगेट 750 रुपये के। चलिए, ये तो बाइंग का डेटा हो गया सर एफआईज का, जहाँ पर बाय हुआ और आपने भी अपनी काफ़ी सारी बाय कॉल इनिशिएट कर दी हैं। अब थोड़ा सेलिंग की तरफ भी बढ़ते हैं। एफआईज ने सेलिंग भी अच्छी की है और बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर्स में की है सर। ऑयल एंड गैस स्पेस में ये डेटा देखते हैं। दोनों फोर्टनाइट में सेलिंग 1110 करोड़, 1169 करोड़ टोटल सेलिंग हो गया उनका, 2279 करोड़। आईटी सेक्टर में भी 1659 करोड़ की, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी सेलिंग। पहले मैं ऑयल एंड गैस पर आऊँगा सर। कोई लगता है कि आपको कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या ये ख़राब है, चार्ट पर थोड़ा वीक हो रहा है काउंटर? विवेक जी, मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। आपने जो ऑयल एंड गैस का जिक्र किया, अगर आप क्रूड ऑयल को देखें विवेक जी, तो ये अभी एक करीब 91-92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। और जी, और ये आप देखिए तो इसका जो प्रीवियस करीब अगस्त 23 में इसने करीब 93-94 रुपए का हाई बनाया था। उस ट्रेजेक्टरी में दोबारा जा रहा है विवेक जी, थोड़ा डेंजरस है। और मुझे लगता है कि शायद ये 100 रुपए के भाव तक भी, अगर उसको तोड़ता है 93-94 को, तो शायद 100 रुपए के भाव तक भी खिसक जाए। थोड़ा भी जियो पॉलिटिकल रिस्क होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर एक ट्रैक्शन हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, और वो काफी नेगेटिव होगा ओवरऑल मार्केट के लिए भी। और यहाँ पर काफी स्टॉक्स ऐसे विवेक जी जहां पर कि कहीं ना कहीं टॉप आउट होने के चांसेस हैं। उस तरह का व्यू बन गया है। तो मैं 2 स्टॉक आपको बाय के भी दूंगा इसके अंदर विवेक जी, ऑयल एंड गैस में। और पहले आपको बताता हूँ कहाँ पर चीजें टॉप आउट हो गई हैं। अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए तो 275 रुपए का भाव है, 280 रुपए का भाव है। पिछले 3-1 महीने से ये लगातार 280 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है विवेक जी। एक करेक्शन इसके अंदर बिल्कुल काउंटर कौन सा सर? एक मिनट, मेरे से मिस आउट हो गया। ओएनजीसी। ओएनजीसी, जी, थैंक यू सर। ओएनजीसी में सर प्लीज कंटिन्यू। जी, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-1 महीने से इसके ऊपर की तरफ 285-287 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जी।
और मुझे लगता है एक छोटी गिरावट इसके अंदर पॉसिबल है। पहला टारगेट है 248 का, दूसरा 225 का। तो अब उसके फ्यूचर्स में अगर कोई ट्रेड करता है तो बिल्कुल इसमें गिरावट पॉसिबल है। यहाँ पर एक करेक्शन हो सकता है। ओके। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ व्यू मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल में, आईओसी में बना हुआ है। एक 200 रुपए पर एक बड़ा रेजिस्टेंस था ऊपर, पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो 175 76 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एक थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। बट मैं एक कैवेट जरूर देना चाहूंगा विवेक जी, की मुझे अभी भी लगता है कि देखिए ये बहुत ही टेक्टिकल होता है इस तरह के डिसीजंस कि हम बाजार को शॉर्ट करें या किसी स्टॉक को शॉर्ट करें। तो जो स्टॉक ओएनजीसी आईओसी में मैं शॉर्ट दे रहा हूं, यहाँ पर शॉर्ट वही करें जो कि उस तरह के रिस्क को ले सकते हैं। और अगर उनकी पोजीशन है तो क्रूड को देखते हुए आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जरूर देख सकते हैं, क्योंकि चार्ट में वैसा कुछ दिख रहा है। दो जगह पर आप बाय दे सकते हैं विवेक जी, मैं दो जगह पर बाय जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है गेल। अगर आप गेल को देखें विवेक जी, 560 रुपए के आसपास है। थोड़ी गिरावट आती है विवेक जी 500 रुपए तक, तो मुझे लगता है करेक्शन आता है तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस या 500 रुपए के भाव तक इसको खरीद सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको 600 और 650 के भाव 1 से 2 महीने में दिखाएगा। तो यहाँ पर जरूर आप एक बार व्यू ले सकते हैं। दूसरा है सर आईजीएल, गेल, सर माफ कीजिएगा सर, गेल की बात कर रहे हैं आप, 200 रुपए का चल रहा है ये शेयर। या विवेक जी सॉरी, मैंने दूसरा सॉरी, या विवेक जी मैंने नाम गलत लिया, गुजरात गैस है, सॉरी। थोड़ा सा गुजरात थोड़ा गैस, सा जी बिल्कुल कोई जी, दिक्कत नहीं है सर। गुजरात। गुजरात गैस आपने बताया, उसका चार्ट देखा जी आपने। जी जी सर, आपने टारगेट्स क्या दिए सर इसके? जी जी, मैंने इसको बोला विवेक जी कि ये 600 रुपए और 650 रुपए के भाव तक। अगर ओके। आपको 562 का भाव है, अगर आपको 500 रुपए, थोड़ी भी गिरावट है, 500 रुपए के आसपास मिले या थोड़ा नीचे जी। भी मिले, 520 530 की ट्रेजेक्टरी में मिले, आप इसको खरीदिए। मुझे लगता है ओके। 600 से 650 तक के भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल। यहाँ जी। पर एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन आईजीएल में विवेक जी देखने को मिला है। अभी मुझे लगता है कि जैसे ही ये 480 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये दोबारा 560 तक ट्रेजेक्टरी तक चलेगा। बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। किसी भी गिरावट में आप खरीद सकते हैं। 460 रुपए के आसपास इसका भाव है। आप एक स्टॉप लॉस रखें करीब 445 के आसपास, और किसी भी गिरावट में इसको खरीदें। जैसे ही 480 के ऊपर चलना शुरू होगा, ये आपको 550 तक के भाव विवेक जी देगा। तो आईजीएल और गुजरात गैस में मुझे लगता है बाय का सिग्नल है। और ये दोनों ही चीजें मैं कोरिलेट कर रहा हूँ निफ्टी से। मुझे लगता है थोड़ा और एक अपमूव निफ्टी में बाकी है। अगर करेक्शन आता है तो इसके बावजूद आप आईजीएल और गुजरात गैस में करेक्शन आता है तो आप नीचे के भाव पर खरीदें। स्टॉप लॉस के आसपास आपको मिलता है तो बहुत अच्छा। मुझे लगता है इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यू जी। करेगा। जी। तो ओएनजीसी और आईओसी ये सेल हैं, और गुजरात गैस और आईजीएल ये दो काउंटर बाय में हैं। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं सर। आईटी सेक्टर, इसमें आपकी कोई टॉप पिक्स ऑन द सेल साइड और ऑन द बाय साइड? जी, तो देखिए जैसा विवेक जी डिस्कस किया, मुझे लगता है टीसीएस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। टीसीएस में एक बेस बना हुआ है करीब 3900 के आसपास। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये दोबारा पोजिशनली अगर आप देखें तो 4400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसका प्रीवियस हाई को एक बार ब्रीच करने की कोशिश करेगा, जो 4300 के आसपास आता है। तो 3900 पे स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 4088 का पहला टारगेट होगा, जिसके ऊपर चलना शुरू करेगा तो 4200 रुपए के भाव आपको इमीडिएट दिखाएगा। अगर आप 3 से 4 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं यूएस में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी के व्यूज के थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आती है, तो ये आपको मुझे लगता है 4400 तक के भाव भी विवेक जी इसमें आपको दिखाई देंगे। तो टीसीएस में मुझे लगता है बने रहना चाहिए, क्योंकि ये एक लीड इंडिकेटर रहेगा टीसीएस ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए। प्रोपोर्शनेटली हम जब टीसीएस में एक बार बुलिश मूव आएगा, उसके बाद ही हम आईटी सेक्टर को समझ पाएंगे और उस पर कॉल्स ले पाएंगे। बिल्कुल सर। सर लास्ट सेक्टर रहेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल, जहां पर कि एफआईज ने दोनों ही फोर्टनाइट में सेलिंग की है। कोई ऐसा काउंटर दिख रहा है आपको चार्ट पर जो थक गया है, चला लेकिन थक गया, अब एफआईज की सेलिंग का शिकार भी बन सकते हैं, या उनके बियरिश व्यू का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें या यहाँ से दूर रहें? जी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई सारे स्टॉक इसके अंदर रहे हैं विवेक जी, जहां पर थोड़ा सा जहां पर मुझे लगता है कि टॉप आउट कर सकते हैं। तो उनसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूरी बनाई बनाई चाहिए, जिसमें से कि एक मुझे लगता है एस्ट्रल को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वो ऑलरेडी एस्ट्रल में आ चुका है। थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग का जरूर यहाँ पर बाउट आ सकता है, सर एस्ट्रल क्योंकि 5 की बात कर रहे हैं आप?
सॉरी टू जी इंटरप्ट यू एस्ट्रल सर। लिमिटेड। जी, जी एस्ट्रल लिमिटेड 1963 वाला जो शेयर है। जी 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 सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर। जी। सो ये एस्ट्रल लिमिटेड की बात मैं कर रहा हूँ। अभी भाव है इसका जी 1964। अगर आप पिछले 2 मंथ में देखेंगे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस इसमें 1990 के आसपास बना है। ये जो करेक्शन रहेगा विवेक जी, मुझे लगता है कि 1890 और 1827, तो 1890 1830 के आसपास इसके अंदर एक गिरावट आ सकती है। नीचे इसका 10 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी 1800 रुपए के आसपास आता है। यहाँ पर शॉर्ट्स बने रहेंगे। हर राइज पर मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर आप हैं यहाँ पर तो प्रॉफिट बुक करें, हटे यहाँ से। और अगर आप फ्यूचर्स में इसको शॉर्ट करना चाहें तो प्रोपोर्शनेटली मुझे लगता है कि आप 2000 के आसपास का स्टॉप लॉस कहीं रखें, और 2 एक्सपायरी तक शायद आपको होल्ड करना पड़े, और इसमें आपको 1890 से 1820 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स भी डिस्कशन में आ गए और बहुत सारे काउंटर्स भी हमें सर से मिल गए हैं। टेलीकॉम में इंडस टावर यहाँ सर की टॉप पिक रहेगी। एफएमसीजी में जुबिलेंट फूड और बाटा, ये 2 टॉप पिक रहेगी। रियल्टी स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज सर ने दिया। कैपिटल गुड्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर सर ने दिया बाय के लिए। बीएफएसआई स्पेस यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में फेडरल बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ऑटो स्पेस में सर ने का मानना है बालकृष्ण इंडस्ट्री में खरीदारी कर सकते हैं, और साथ ही एक्साइड जो कि मल्टी बैगर पिक के तौर पर भी आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सर ने जो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन में जीएमआर एयरपोर्ट और अंबुजा सीमेंट में बाय करने की सलाह दी है। सेलिंग में जहां पर एफआईज की सेलिंग देखने के लिए मिली 3 सेक्टर्स में, उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस में सर ने ओएनजीसी और आईओसी को शॉर्ट करने की राय दी और बाय करने की सलाह दी है गुजरात गैस और आईजीएल में। वहीं आईटी सेक्टर में भले ही एफआईज ने सेल किया, लेकिन चूंकि टीसीएस के नतीजों से सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, तो सर ने 3900 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस को बाय करने की सलाह दी है। 4088 और 4202 टारगेट्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म कोई रखना चाहता है तो 4400 तक के भी टारगेट जा सकते हैं। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल में जहां पर कि सर का मानना है कि एस्ट्रल लिमिटेड इस कंपनी पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2000 का रहेगा। 1964 रुपये की क्लोजिंग है। 1890, 1830 और 1800, ये 3 टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। चलते चलते सर बस एक छोटा सा सवाल कि आप इन किसी काउंटर पर अपनी डिस्क्लेमर देना चाहते हैं क्या? जी विवेक जी, मैं हो सकता है इसमें से कोई ऐसा स्टॉक हो जहां पर हमारे क्लाइंट्स का निवेश हो या ट्रेडिंग कॉल हो। जी और लेकिन विवेक जी, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा ये शो किया है, बहुत अच्छा डिस्कशन था, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली एंजॉयड योर शो। जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपके शब्द हमें बहुत ऊर्जा देते हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों को इस ऊर्जा का लाभ भी मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे शरद सर, जिन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स पर हमारा साथ दिया और बताया कि हर सेक्टर में कौन से पर्टिकुलर शेयर खरीदने चाहिए, कौन से बेचने चाहिए। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।